बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पिछले प्रीवियस किया था कि होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्या होती हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेपरेबल मेथड। बट अगर हमारे पास जो गिवन इक्वेशन हो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वन, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये हमें कैसे पता चलता है कि वो नॉन होमोजीनियस होगी हमारे पास गिवन इक्वेशन। सिमिलरली जैसे हम होमोजीनियस को फाइंड करते थे, हम डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे ज़ीरो पुट करते थे, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती थी तो हम ये कहते थे कि गिवन इक्वेशन इज़ होमोजीनियस। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आएगी तो इट्स मीन कि हमारी जो गिवन इक्वेशन होगी वो नॉन होमोजीनियस होगी। हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो u है। तो आप सिमिलरली क्या करें, u की जैसे हमने पहले किया था, डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पे ज़ीरो पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, बट जो राइट हैंड साइड है ये वाली टर्म तो ज़ीरो बन जाएगी, बट राइट हैंड साइड पर हमारे पास x² बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड isn't equal to right hand side. So our given equation is non homogeneous। और हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल गिवन है, एक है t और एक है xx। सो दिस इक्वेशन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस। और हमारे पास इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमें कंडीशन दी हुई हैं, 4 कंडीशन हमें गिवन है। फर्स्ट 2 है हमारे पास u ऑफ x0 और u t ऑफ x0, ये दोनों किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। और हमें थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन गिवन है, कंडीशन गिवन है u ऑफ 0t और u ऑफ 1t, ये दोनों हमारे पास 0 के इक्वल है। और हमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये बताया नहीं हुआ कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंडीशन कौन सी है और बाउंड्री कंडीशन कौन सी है, बट वी नो डैट कि जो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं उसमें हमारे पास जो x होता है वो वेरी कर रहा होता है। ठीक है, x हमारे पास वेरी कर रहा होता है बट t रिमेन्स सेम। जो t होता है ये कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, वट एवर यू से, लेकिन जो हमारे पास x होता है वो वेरी कर रहा होता है। तो इट्स मीन कि ये जो हमारे पास होंगी ये हमारे पास होंगी बाउंड्री कंडीशंस। और इनिशियल कंडीशन में हमारे पास x रिमेन सेम बट t वेरीज, सो दिस वन विल बी इनिशियल कंडीशंस। अब हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, अब हमें ये पता चल गया ये नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अब हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम इसमें सेपरेबल मेथड यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज सेपरेबल मेथड जस्ट फॉर होमोजीनियस इक्वेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे। होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के बाद हम इस पर सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे और फिर हम वहाँ से आंसर फाइंड कर लेंगे। तो पहले इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है, वो है w ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू u ऑफ एक्स टी माइनस v ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो w ऑफ एक्स टी है वो हमें क्या शो करता है, वो करता है ट्रांजिएंट टेम्परेचर। u ऑफ एक्स टी क्या होता है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। v ऑफ एक्स हमारे पास होता है स्टेडी स्टेट। सो नॉन होमोजीनियस को सोल्व करते वक्त आपका हेलो आया होगा ट्रांजिएंट टेम्परेचर से, स्टेडी स्टेट से। ठीक है, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन तो आप पहले होमोजीनियस में भी पढ़ चुके होंगे। तो आपको यहाँ से ट्रांजिट टेम्परेचर कैसे फाइंड करते हैं, स्टेडी स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, और होमोजीनियस भी ऑब्वियसली आएगा कैसे फाइंड करते हैं। तो इस एक क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, जो रियल इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, और ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है इसको हम ए कह देते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि आपकी इक्वेशन में आपको u डबल टी चाहिए और u डबल एक्स चाहिए। तो आपने सिंपल इक्वेशन ए को सबसे पहले आप विद रिस्पेक्ट टू टी इसका एक डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जनरल फॉर्म है ना, तो जनरल में बस आपने इसी तरीके से शो कर देना है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यू टी ऑफ एक्स। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ x इन्वॉल्व है, t यहाँ पे नहीं है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे आप जब इसको विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा आपके पास।
तो आपके पास डब्ल्यू टी क्या आ जाएगा, जस्ट यू टी एक्स टी। बट क्वेश्चन में हमें है कि टी का डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका दूसरा डेरिवेटिव ले लेते हैं, इज इक्वल टू यू डबल टी ऑफ एक्स टी। ये हमारे पास आ गया। अब उन्होंने हमें कहा है कि एक्स का भी डबल डेरिवेटिव होना चाहिए, तो एक्स का ले लें डबल डेरिवेटिव। पहले एक्स का सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यू एक्स ऑफ एक्स टी माइनस, यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका एक फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वी प्राइम ऑफ एक्स, ठीक है। और इसका डबल डेरिवेटिव होगा यू डबल एक्स ऑफ एक्स टी माइनस वी डबल प्राइम ऑफ एक्स। अब हमारे पास अब हमने इसको W की फॉर्म में कर लिया, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास जो इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस है उसको भी तो फिर W की फॉर्म में होना चाहिए ना, क्योंकि हम उसको पूरा चेंज कर रहे हैं, उसको नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस बना रहे हैं। तो इसीलिए अब हम अपनी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस को भी W की फॉर्म में करेंगे। ये सबसे पहले अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे ना तो बहुत ईजी होगा आप लोग को सॉल्व करना। यानी कि सबसे पहले आपको जो जो मटीरियल चाहिए नॉन होमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए वो सबसे पहले उनको कलेक्ट कर लो, ठीक है। पहले हमने इन इक्वेशंस को कलेक्ट कर लिया, अब हमने बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशंस को भी अपना जो हम इन्फो या फिर जो भी हमें यूटिलाइज होगा आगे फर्दर जब हम मूव करेंगे तो उन इन्फो को हम गैदर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको W की फॉर्म में करते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, u ऑफ जीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो, u ऑफ जीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने W की फॉर्म में करना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन ए है उसकी जगह पे आपने x जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने ज़ीरो पुट कर देना है, इज इक्वल टू यू ऑफ ज़ीरो टी माइनस वी ऑफ ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो u ऑफ ज़ीरो टी है वो ज़ीरो है, ये W ऑफ ज़ीरो टी एज इट इज़ रहेगा। लेकिन हमारे पास बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस होनी चाहिए और क्वेश्चन में हमें होमोजीनियस ही गिवन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर हम माइनस वी ऑफ ज़ीरो लिख देते हैं ना तो हमारे पास यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस बाउंड्री इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है नॉन होमोजीनियस में, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे, सिंस फॉर होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन वी विल टेक v ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। खुद से आप कह देंगे कि ये v ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो आपके पास माइनस ज़ीरो तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज v ऑफ ज़ीरो टी w ऑफ ज़ीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है। और यहाँ से हमें v ऑफ ज़ीरो की भी मिल गई है एक इक्वेशन कि v ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अब हमारे पास जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, u ऑफ वन टी इज इक्वल टू ज़ीरो, u ऑफ वन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिंपली क्या करोगे, इक्वेशन ए में आपने जहाँ पे x होगा वहाँ पे आपने वन पुट कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा w ऑफ वन टी इज इक्वल टू u ऑफ वन टी इज माइनस v ऑफ वन। तो u ऑफ वन टी हमारे पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। एंड अगेन यहाँ पे v ऑफ वन आ रहा है जिसकी वजह से हमारी जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे ही ऊपर क्लेम किया था कि फॉर होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन वी विल टेक v ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, वी विल टेक v ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या आ जाएगी, सिंपली w ऑफ वन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास आ गई सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। नाउ अब हमारे पास इनिशियल कंडीशन रह गई है, उसको कन्वर्ट करना है। पहले हमने इक्वेशन को u वाली इक्वेशन को हमने w वाली इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर हमने बाउंड्री कंडीशन u की थी तो हमने उसको w में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास बस इनिशियल कंडीशन रह गई है तो उनको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन है वो है u ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, u ऑफ एक्स ज़ीरो
इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन ए है उसमें जहाँ जहाँ पे हमारे पास टी है वहाँ पे आपने टी इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स ज़ीरो माइनस एक्स तो है इसमें इसमें तो टी तो है ही नहीं, तो ये ऐसे ही सेम आएगा यहीं पे वी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ऑफ एक्स ज़ीरो यू ऑफ एक्स ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है इज इक्वल टू माइनस वी ऑफ एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट इनिशियल कंडीशन। आप यहाँ पे कहेंगे कि हमने यहाँ पे वी ऑफ एक्स ज़ीरो को ज़ीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि यार हमें इनिशियल कंडीशन में हमें नहीं ज़रूरत होती कि वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस हो, हम इस पर इंटरेस्ट नहीं होते, हमें सिर्फ बाउंड्री कंडीशन और इक्वेशन को चेक करना होता है कि वो मस्ट भी होमोजीनियस हो। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन नॉन होमोजीनियस हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास जो इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए को मैं इधर दोबारा लिख रही हूँ क्योंकि जो हमारे पास सेकंड कंडीशन है इनिशियल कंडीशन वो हमारे पास डेरिवेटिव की फॉर्म में, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ माइनस वी ऑफ एक्स। ये हमारे पास थी इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए ही है जो पीछे लिखी हुई थी। तो बस हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो है, सेकेंड इनिशियल कंडीशन हमारे पास है यू टी एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू 0। मीन्स कि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है डब्ल्यू टी जब आप लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू टी एक्स टी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वी ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टी नहीं है तो हम इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हमारे पास जब वी ऑफ एक्स एज अ कॉन्स्टेंट हो रहा है तो फिर यहाँ पे कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। बस अब आपने क्या करना है, जहाँ पे आपके पास टी है वहाँ पे आप 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में। तो डब्ल्यू ऑफ टी एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू यू टी एक्स ज़ीरो, और यू टी एक्स ज़ीरो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास सेकेंड इनिशियल कंडीशन क्या आ जाएगी, डब्ल्यू टी एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई डब्ल्यू की फॉर्म में सेकेंड इनिशियल कंडीशन। नाउ अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था यू की फॉर्म में, हमने उसको डब्ल्यू की फॉर्म में कर लिया और उसकी जितनी भी बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन थी उसको भी हमने डब्ल्यू की फॉर्म में कर लिया। अब सिंपल आपने क्या करना है, जो हमने यहाँ से किया था इक्वेशन ए में हमने डब्ल्यू टी टी डब्ल्यू एक्स एक्स फाइंड किया था, आपने यू टी टी यू एक्स एक्स यानी कि ये यू एक्स एक्स है और यहाँ पे ये यू डबल टी है, इसकी जो वैल्यूज़ है हमारे पास वो आपने जस्ट इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। सो हम आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, डब्ल्यू डबल टी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर डब्ल्यू डबल एक्स प्लस सी स्क्वेयर वी डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, जस्ट वैल्यूज़ पुट किया हमने। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमें ये होमोजीनियस चाहिए ना, हम होमोजीनियस के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे भी अभी भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, और कौन सी टर्म इसको नॉन होमोजीनियस बना रही है, ये वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है ये इसको नॉन होमोजीनियस बना रही है। अगर इसको हम वैनिश कर दें तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी और ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा बाय पुटिंग डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस बन जाएगी। उसके बाद हम सेपरेबल मेथड यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो टर्म है ये इसको नॉन होमोजीनियस बना रही है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास वी डबल प्राइम ऑफ एक्स है, यानी कि वी ऑफ एक्स है, मीन्स कि इसके आपके पास स्टेडी स्टेट की एक टर्म है। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे पहुँचने के बाद जो टर्म इसको नॉन होमोजीनियस बना रही होगी उसको आपने 0 के इक्वल पुट कर लेना है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि टू मेक अबव इक्वेशन होमोजीनियस वी विल टेक above equation homogeneous we will take c square v double prime of x plus x square is equal to 0। यहाँ से हमारे पास v double prime of x की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। ठीक है, लेकिन जो मैंने आप लोग को फर्स्ट पे बताया था कि जो स्टेडी स्टेट की टर्म होती है वो होती है v ऑफ x,
और हमारी जो पिछली टर्म है उसमें हमें वी ऑफ एक्स चाहिए, वी डबल प्राइम ऑफ एक्स नहीं चाहिए। तो इसको आपने वी ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है। अब हम इसको वी ऑफ एक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो हमारे पास वी डबल प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स क्यूब ओवर 3c स्क्वेयर विद अ कांस्टेंट। जैसे इंटीग्रेशन ख़त्म होती है हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, उसको मैं a1 का नाम दे देती हूँ। लेकिन अभी हमारे पास v प्राइम है, लेकिन हमें v ऑफ x चाहिए, ठीक है। तो इसको दोबारा अगेन इंटीग्रेट करो, अगेन इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब 3c स्क्वेयर प्लस a1, और इसको हम विद रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे v ऑफ x इज़ इक्वल टू, इसको जब आप स्प्लिट कर लीजिएगा और इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, माइनस एक्स रेज टू पावर 4 ओवर 12c स्क्वेयर प्लस a1x, और हमारे पास एक और कांस्टेंट आ जाएगा जब इंटीग्रेशन ख़त्म हुई है, एंड हुई है, तो हमारे पास एक और कांस्टेंट आ जाएगा, उसको मैं कह देती हूँ a2, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आ गया है, तो अब कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है। कांस्टेंट की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन गिवन होती है। इधर प्रीवियसली जब हम बाउंड्री कंडीशंस को कन्वर्ट कर रहे थे, यू वाली बाउंड्री कंडीशन को डब्ल्यू में कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने टेक किया था कि वी ऑफ ज़ीरो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। यहाँ पे हमें वी ऑफ एक्स की एक कंडीशन मिली थी, और हमने कहा था फिर नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन से हमें वी ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो मिला था, ठीक है। वी ऑफ एक्स की दूसरी हमें कंडीशन मिली थी। तो जस्ट इन दोनों कंडीशन को यूज़ करते हुए हम जो हमारे पास जो अभी दो कॉन्स्टेंट्स आए हैं, ये जो a1 और a2 दो कांस्टेंट्स आए हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। सिंस हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो है v ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, सिंपली क्या करना है आपने, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने ज़ीरो पुट कर देना। ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो आप ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, तो सिर्फ a2 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास v ऑफ ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमारे पास बचा एक कांस्टेंट बचा विच इज़ a1, तो हम इसकी दूसरी कंडीशन यूज़ कर लेंगे विच इज़ v ऑफ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने वन पुट कर देना है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v ऑफ वन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर 4 ओवर 12c स्क्वेयर प्लस a1 इंटू वन प्लस a2, तो ज़ीरो है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो है, वी ओ वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 12c स्क्वेयर, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, जो हमारे पास अब v ऑफ एक्स की इक्वेशन थी उसके अंदर आप a1 और a2 इसकी जो कांस्टेंट थी उसकी वैल्यूज़ पुट कर दें। तो v ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स 4 ओवर 12c स्क्वेयर प्लस एक्स ओवर 12c स्क्वेयर, और a2 हमारे पास ज़ीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन में बस ये फाइंड करना हो तो आप बस यहीं तक करेंगे, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन हमारे पास फाइंड हो गया। तो इसको अब आप हाईलाइट करके रख लें, क्योंकि ये हमें एंड पे काम ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बी है, जो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इस पूरी टर्म को ये ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन बी थी, हमने उसको इक्वेशन बी का नाम दिया हुआ था। इक्वेशन बी बिकम डब्ल्यू डबल टी डेरिवेटिव इज इक्वल टू सी स्क्वेयर डब्ल्यू डबल एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप दे सकते हैं डब्ल्यू हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे जब आप जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, विच मीन्स दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना आता है बाय यूजिंग सेपरेबल मेथड, सिंपल।
ठीक है। अब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सेपरेबल मेथड, यानी कि मीन्स हम फाइंड करेंगे डब्ल्यू ऑफ एक्स टी। डब्ल्यू ऑफ एक्स टी अब हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। एक छोटा सा रिमाइंडर दे रही हूँ आप लोग को कि हम लोग अभी हमने वी ऑफ एक्स फाइंड कर लिया है और हम डब्ल्यू ऑफ एक्स टी अभी फाइंड करने जा रहे हैं सेपरेबल मेथड से, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन चाहिए, यू ऑफ एक्स टी का सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि ये यू ऑफ एक्स टी था तो हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। ये नॉन होमोजीनियस था तो हम इसका सोल्यूशन इसी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि पहले हम इसका वी ऑफ एक्स पता होना चाहिए और डब्ल्यू ऑफ एक्स टी पता होना चाहिए, और बस इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यही काम करें। वी ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया है, अब हमने डब्ल्यू ऑफ एक्स टी फाइंड करना है बाय यूजिंग द सेपरेबल मेथड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेपरेबल मेथड में? एक्स ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ टी, एंड इन शॉर्ट कैपिटल एक्स कैपिटल टी। तो अब आपने देखना है कि इसको हम इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन ए बी कैपिटल सी, इक्वेशन सी का नाम दे दें। ठीक है, तो अब आपने क्या कर इस इक्वेशन में हमें डब्ल्यू टी टी चाहिए और एक्स एक्स चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली आप इसका डेरिवेटिव लें। जब डब्ल्यू टी लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स विल रिमेन सेम और टी प्राइम आ जाएगा, और जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे टी का तो हमारे पास आ जाएगा एक्स टी डबल प्राइम, और विद रिस्पेक्ट टू जब एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स प्राइम टी, और जब एक्स का डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा एक्स डबल प्राइम टी। जैसे हमने होमोजीनियस को सॉल्व किया था, क्योंकि ये होमोजीनियस बन गया ना तो अब बस इसको सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करना है ताकि हमारे पास ये आ जाए डब्ल्यू ऑफ एक्स टी। इस इक्वेशन को मैं 2 का नाम दे देती हूँ। ये जो जनरल इक्वेशन है हमारी सेपरेबल मेथड ऑफ जनरल इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। अब इक्वेशन सी बिकम्स डबल टी डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल है? एक्स टी डबल प्राइम इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। डब्ल्यू डबल एक्स डेरिवेटिव किसके इक्वल है? एक्स डबल प्राइम ऑफ टी। अब सिंपली इसको हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हमने एक्स टी से डिवाइड करना होता है दोनों बोथ साइड पे, और यहाँ से हमारे पास एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? टी डबल प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर एक्स डबल प्राइम ऑफ एक्स। और यहाँ पे आके हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो सेपरेट हो गए और हम इसको कोई से भी एक कांस्टेंट से के इक्वल कर देते हैं, विच इज़ माइनस लैम्डा। मैं यूजुअली माइनस लैम्डा यूज़ करती हूँ। सो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? अब हमारे पास यहाँ पे 3 केसेस आ जाते हैं। या तो हमारे पास जो लैम्डा है वो लेस देन 0 होता है, मीन्स के लैम्डा नेगेटिव, या हमारे पास जो लैम्डा होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, मीन्स के पॉजिटिव, या हमारे पास जो लैम्डा होता है वो 0 होता है। तो केस 1 है हमारे पास फॉर लैम्डा नेगेटिव। सिंपली बस इन दोनों टर्म्स को आप स्प्लिट कर लें। आप सब पहले मैं एक्स के लिए लिख देती हूँ, सी स्क्वेयर एक्स डबल प्राइम ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, और यहाँ पे हमारे पास टी क्या आ रहा है? टी डबल प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोग को डिटेल में बताया था कि हम होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैं होमोजीनियस इक्वेशन को ही सॉल्व कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से करूँगी। तो बस यहाँ से हमारे पास क्या आएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आएगी। मैं डायरेक्ट अब करूँगी। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी डी स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ओवर सी स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास डी एक्स आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट लैम्डा ओवर सी। यह मैंने बताया हुआ अपनी प्रीवियस वीडियो में ये सब कुछ कैसे होता है। फिर उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स आ गए हमारे पास। इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है हमारी रूट्स पे। तो हमारे गिवन रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी आई हैं, सो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे लिखेंगे कि अब हम 2 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और कोस साइन के साथ उसको लिखेंगे। मैं पीछे A1 भी यूज़ कर चुकी हूँ, A2 भी यूज़ कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मेरे कांस्टेंट क्या होंगे? वो होंगे A3 और A4 कोस अंडर रूट लैम्डा सी
एक्स प्लस ए फोर साइन अंडर रूट लैम्डा सी एक्स, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है। अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन थी डब्ल्यू की ही, जो हमारे पास फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी, मैंने वहाँ पे पीछे पेज पे मैंने आप लोग को शो किया हुआ है, वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया था ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है और ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन थी वो थी डब्ल्यू ऑफ ज़ीरो टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको आपने बस अबव इक्वेशन में पुट करना है, यानी कि मीन्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वहाँ से हमारे पास A3 आ जाएगा ज़ीरो। तो एक्स और फिर उसके बाद हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, डब्ल्यू ऑफ वन टी इज इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स के इस इक्वेशन में आपने जहाँ पे एक्स है वहाँ पे वन पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू A4 साइन लैम्डा सी। सो हमारे पास आ जाएगा ये A4 साइन अंडर रूट लैम्डा सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हम A4 को ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं, या तो हम साइन अंडर रूट लैम्डा ओवर सी को ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो मैंने ये रीज़न बताई थी आप लोगों को कि अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन है वो ये है एक्स ऑफ एक्स की A3 A4 के साथ, ठीक है। तो A3 तो हमारे पास पहले से ज़ीरो आ गया, लेकिन अगर हमने A4 को भी ज़ीरो पुट कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, मीन्स के हमारे पास जो ये इक्वेशन है ये पूरी की पूरी ज़ीरो हो गई है। मीन्स के हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया, तो आगे हमें सॉल्व करने का कोई मकसद ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम A4 को हम कहेंगे फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वी विल टेक A4 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हमने A4 को नॉट इक्वल टू ज़ीरो कह दिया तो हमारे पास जो साइन लैम्डा ओवर सी होगा वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब सिंपली आप यहाँ से अंडर रूट लैम्डा की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी n पाई c, ये हमारे पास आ गई लैम्डा की वैल्यू। तो हमारे पास जो एक्स ऑफ एक्स था वहाँ पे बस आपने एक्स ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स ऑफ एक्स हमारे पास था A4 साइन अंडर रूट लैम्डा सी। तो आपने अंडर रूट लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, और ये हमारे पास n के लिए ना फॉर n है, तो इसीलिए भी हमारे पास ये कांस्टेंट कोई बस A4 नहीं होगा, ये हमारे पास AN होगा, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो यहाँ पे हम इसके सब्सक्रिप्ट में छोटा सा n लिख देंगे, ठीक है। AN आ गया, और जब हम n पाई सी यहाँ पे पुट करेंगे अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू तो हमारे पास C से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ n पाई बचेगा। तो अब ये हमारे पास आ गई है x की इक्वेशन। अब हमें चाहिए t के लिए, पहले हमने x को सॉल्व किया ना, अब हम t को सॉल्व करते हैं। तो t के हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक जो रूट्स आएंगी, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएंगी वो होंगी dt स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा। तो हमारे पास यहाँ से जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट लैम्डा। तो यहाँ से सिंपल जैसे हमने x के लिए किया था इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t ऑफ t इज इक्वल टू, अब वो A4 तक हमारे कांस्टेंट चले गए तो इसको मैं B1 कह देती हूँ, ठीक है। B1 कोस अंडर रूट लैम्डा t प्लस B2 साइन अंडर रूट लैम्डा टी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई हैं टी के लिए, लेकिन यहाँ पे अब हम कोई इनिशियल कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे बस जस्ट लैम्डा जो अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू थी ना वो पुट करनी है। टी ऑफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, B1 कोस अंडर रूट लैम्डा की क्या वैल्यू है n पाई सी टी प्लस B2 साइन n पाई सी टी, ठीक है। ये हमारे पास आ गई है टी ऑफ टी की वैल्यू। हमारे पास जो इक्वेशन थी ये थी हमारे पास इक्वेशन 2, इसमें हमने एक्स ऑफ एक्स और टी ऑफ टी, एक्स ऑफ एक्स भी हमारे पास आ गया और यहाँ से हमारे पास टी ऑफ टी भी आ गया। तो जस्ट क्या करना है, इक्वेशन 2 में इनकी वैल्यूज़ पुट कर दो और हमारे पास डब्ल्यू ऑफ एक्स टी आ जाएगा।
तो ये इक्वेशन 2 हमारे पास बन जाएगी। बस हमने बस वैल्यूज़ पुट की हैं। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो an है ये b1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, b2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। उसको हम cn का नाम दे देते हैं, सिंपल cn साइन। बस आपने इस टर्म को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। और सिमिलरली अगर हम an को जब b2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो बस लैम्डा की जगह, अंडर लैम्डा की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी है और कुछ भी नहीं है। तो अब हमारे पास दो कांस्टेंट है, एक है cn और एक है dn। इसकी वैल्यू भी हमें चाहिए होंगी ओबियसली, कांस्टेंट को हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन हम यूज़ कर चुके हैं, इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं, इक्वेशन भी यहाँ तक पहुँच के ख़त्म हो रही है। अब क्या करें, तो अब हमारे पास सिर्फ इनिशियल कंडीशन बचती हैं। तो अब हम इन दो इनिशियल कंडीशन है हमारे पास, और उन दोनों इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे और हमारे पास cn और dn की वैल्यू आएगी। अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट इनिशियल कंडीशन थी वो थी v ऑफ x 0 इज इक्वल टू माइनस v ऑफ x, यानी कि मीन्स कि हमें कोई फंक्शन दे रहे थे। और जो हमारे पास जो सेकंड इनिशियल कंडीशन थी वो थी v ऑफ t x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करना हमारे पास ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। यानी कि इसको 0 के इक्वल, ये 0 है ना, तो ये ज़्यादा इजीली सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इस तरह की इक्वेशन हो तो सबसे पहले आप उसको प्रेफर किया करें कि आप जहाँ पे जो 0 के इक्वल हो तो आप पहले उसको पुट कर लिया करें। तो और हमें विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है। उसके बाद हम उसकी जो सेकंड इनिशियल कंडीशन है उसको पहले यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप बस इसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कांस्टेंट हो गया पूरी टर्म, ये एज इट इज़ आ जाएगी साइन n पाई x। और जब कोज n पाई सी टी का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n पाई c इंटू माइनस साइन n पाई सी टी, ठीक है। सिमिलरली dn हमारे पास सेम, dn साइन n पाई x रिमेन सेम। और जब साइन n पाई सी टी का हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n पाई c इंटू कोस n पाई सी टी। नाउ वी कैन put use our second initial condition which is w of t of x 0 is equal to 0। मीन्स कि इस जहाँ जहाँ पे हमारे पास t है वहाँ पे 0 पुट करना है आपने सिंपली। अब यहाँ पे हमारे पास t, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन कि ये जो पूरी टर्म है ये 0 आ जाएगी। प्लस यहाँ पे जब हम t पुट करेंगे तो कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dn साइन n पाई x इंटू n पाई c, ठीक है। तो अब ये हमारे पास टर्म है 0 के इक्वल है, और ये हमारे पास है dn साइन n पाई c कांस्टेंट है, इसको मैं फर्स्ट पे लिख देती हूँ, साइन n पाई x। तो यहाँ से हमारे पास dn क्या आ रहा है, dn आ जाएगा 0, एक कांस्टेंट हमारा 0 हो गया, मीन्स कि ये पूरी टर्म 0 होगी, सिर्फ cn बच गया। अब cn को फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट वाली इनिशियल कंडीशन थी उसको यूज़ करेंगे। वो हमारे पास क्या थी, वो थी v ऑफ x 0 इज इक्वल टू माइनस v ऑफ x, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम इसमें, क्योंकि इसमें हमें कोई डेरिवेटिव वाली इक्वेशन नहीं चाहिए, इसमें हमें सिर्फ जनरल इक्वेशन चाहिए जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। तो जहाँ पे t है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और यहाँ पे dn की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो w ऑफ x 0 इज इक्वल टू cn साइन n पाई x, और यहाँ पे हमारे पास t की जगह पे 0 पुट करेंगे हम तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास cn साइन n पाई x बचेगा। अब यहाँ पे w ऑफ x 0 हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है माइनस v ऑफ x के, माइनस v ऑफ x। और यहाँ पे हमारे पास जो v ऑफ x है उसकी हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। v ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या थी,
ये देखो इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वी ऑफ एक्स की वैल्यू, ये वाली जो वी ऑफ एक्स की वैल्यू है सिंपल यहाँ पे पुट करते हैं। वी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे पहुँचने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या यूज़ करते हैं कि बोथ साइड पे हम हमारे पास है साइन एन पाई एक्स, तो हम बोथ साइड पे हम किससे मल्टीप्लाई करवाते थे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय साइन एम पाई एक्स। और क्वेश्चन में ही हमें गिवन होती है हमारे पास जो लिमिट्स होती हैं एक्स की होती हैं वो थी 0 से 1, तो वो वाली यूज़ करेंगे हम। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही जगह ऐसे होगा जहाँ पे एन और एम इक्वल होंगे, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम सिंपल उसको लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2 और ऊपर न्यूमिनेटर में वो वाली वैल्यू आती है जो हमारी अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पे 1 है तो 1/2 और सी है, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में होमोजीनियस को सॉल्व करते हुए आप लोगों को बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो बस सिंपली वही यहाँ यहीं पे यूज़ किया है। और ये साइन एम पाई एक्स ओवर एड ये एज इट इज़ रहेगा। अब ये इसको एज इट इज़ रहेगा, आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो कर लें, वैसे इसको कोई ज़रूरत नहीं है इंटीग्रेट करने की। हमने बस बता दिया कि ये हम सी एन की वैल्यू फाइंड कर रहे थे और हमने बता दिया कि ये सी एन की वैल्यू है। मीन्स के बस ये 1/2 है ना, 1/2 को यहाँ पे जाके आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो बस हमने सी एन की वैल्यू बता दी कि ये सी एन की वैल्यू है। तो अब आपने अगर सोल्व करना है इसको तो आगे आप सोल्व कर लें, लेकिन इसको कोई ज़रूरत नहीं है सोल्व करने की। बस सी एन की वैल्यू हमें पता चल गई, बता दिया हमने, एक हिंट दे दिया कि भाई ये सी एन की वैल्यू अगर आपने यूज़ करनी है तो कर लें यहाँ से। बिकॉज हमें तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस हमने था कि कोई ऐसी कोई कॉन्स्टेंट ना रहे जिसकी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो। तो बस हमने बस इतना बता दिया कि इसकी कोई वैल्यू है और वो ये इसकी वैल्यू है। तो अब हमने लास्ट पे क्या करना है, अब हमारे पास वी ऑफ एक्स वो था, वी ऑफ एक्स हमारे पास क्या था, -x⁻⁴/12c² प्लस x/12c², ठीक है। और अब डब्ल्यू ऑफ एक्स टी हमारे पास क्या था, वो हमारे पास आया था समीशन सी एन, यानी कि फॉर ऑल एन है ना तो इसलिए हम समीशन यूज़ कर लेते हैं, साइन एन पाई एक्स कोस एन पाई सी टी, ठीक है। ये हमारे पास आया था क्योंकि डी एन हमारे पास 0 हो गया था और जो सी एन है उसकी वो वैल्यू हमने इनको बता दिया कि ये इसकी वैल्यू है। सो हमारे पास इक्वेशन ए क्या थी वो मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। इक्वेशन ए हमारे पास थी डब्ल्यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी माइनस वी ऑफ एक्स, और हमने क्या फाइंड करना था, यू ऑफ एक्स टी फाइंड करना था। तो यू ऑफ एक्स टी हमारे पास किसके इक्वल हुआ, डब्ल्यू ऑफ एक्स टी प्लस वी ऑफ एक्स। तो सिंपली डब्ल्यू ऑफ एक्स टी और वी ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों, इन दोनों को आप यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास यू ऑफ एक्स टी आ जाएगा, विच इज़ समीशन एन सी एन साइन एन पाई एक्स कोस एन पाई सी टी प्लस वी ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, आप इसका एलसीएम ले, इसको इंटरचेंज कर दें, x -x/4/12c², ठीक है। तो इसको ये आपका बस आंसर आ गया, आपकी ये जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी वो आपकी सॉल्व हो गई है। बस इसको और थोड़ा सा प्यारा बनाने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एन पाई एक्स कोस एन पाई सी टी प्लस 1/12c को आप बाहर लिख लें और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x - x/4। सो गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व हो गई है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व्ड। So now it's your turn. Try to solve non-homogeneous partial differential equation and remember me in your prayers. Take care. Allah Hafiz.